हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के टॉपिक को फ्रॉम द एम्प्लॉयबिलिटी स्केल। दिस इज़ क्लास 12 सीबीएसई बैंकिंग। ये पीडीएफ जो है, इसी पीडीएफ से आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्केल में क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप इस पीडीएफ को चाहें तो सीबीएसई की वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे डाउनलोड होगी तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देती हूँ। ऑलरेडी मैं इस पर बहुत बार डिस्कशन कर चुकी हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें से, बट एक बार फिर से हम यहाँ से देख सकते हैं बिकॉज इट हैज़ अ डिटेल्ड कंटेंट। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए हम इसे कवर कर चुके हैं। बचता है आपका ये वाला पार्ट, ये अभी हो जाएगा। जो नहीं हुआ है वो है ये आईसीटी और ये ग्रीन जॉब्स या ग्रीन स्किल्स। ठीक है, यूनिट 5 में तो केवल आपको इनकी मीनिंग करनी है और इसकी ज़रूरत क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन जॉब्स, दैट्स इट। क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है, इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। एक दो बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता भी नहीं है। बचा ये वाला, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको भाई देखिए बहुत बेसिक है। आपने क्लास 12th में अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप आराम से कर लेंगे। इवन अगर 10 तक भी आपने आईसीटी पढ़ी थी तो आप कर लेंगे। एमएस एक्सेल क्या होता है, ठीक है, एमएस एक्सेल में सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होता है, एक्टिव सेल किसे कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहाँ होती है, नेम बॉक्स कहाँ होता है, स्टेटस बार कहाँ होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, बैंक में एमएस एक्सेल का क्या यूज़ होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज़ पावर पॉइंट। ठीक है, तो पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट का यूज़ क्या है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, स्लाइड्स क्या, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आएगा कि एमएस एक्सेल में जो चीज़ यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस होगा शीट्स, सेकंड ऑप्शन होगा स्लाइड्स, तीसरा ऑप्शन होगा नोट्स, और चौथा होगा नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा शीट्स, मतलब वर्कशीट्स। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप अपने आप कर सकते हैं। और आप आई होप आप कर ही चुके होंगे क्योंकि कल तो आपका एग्जाम है। तो लेट्स स्टार्ट दिस कम्युनिकेशन स्किल, ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, बट स्टिल कोई बात नहीं, चलिए इंपॉर्टेंट तो कर ही सकते हैं। देखिए कम्युनिकेशन स्किल इज़ कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि देखिए बैंकिंग में आप सोचते होंगे कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है, बैंकिंग में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है क्योंकि जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, द वे दे कम्युनिकेट विद द पीपल कमिंग इन देयर बैंक ब्रांचेस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो कैसे कम्युनिकेट किया जाए, तो कम्युनिकेट करने का तो एक डेफिनेशन आपको पता ही होगी। इसे अगर आप बीएसटी वाली भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मतलब अपनी, देखिए कम्युनिकेशन में दो पार्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। ठीक, मिस्टर ए को कुछ कहना है बी से, तो मिस्टर ए अपने दिमाग में जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं इनकोडिंग। ठीक, अब वर्ड्स में कन्वर्ट हो गया वो मैसेज। अब वो मैसेज या तो लेटर के थ्रू जाएगा बी के पास, या तो किसी मैसेज के थ्रू जाएगा, या फिर वो अपने मुंह से खुद बोलेगा। कोई भी चैनल हो सकता है। ठीक है, चैनल के थ्रू वो बात फिर कहाँ पहुँचेगी, रिसीवर के पास। अब रिसीवर इसके दिमाग के कंटेंट को वर्ड्स में पढ़ रहा है, अब वो उन वर्ड्स को डीकोड करेगा और फिर अपने दिमाग में उसकी मीनिंग समझेगा। इसे हम कहते हैं डीकोडिंग। जब एक आदमी अपने दिमाग के थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोल दे, इसे हम कहते हैं एनकोडिंग। जिससे बोला है, जब वो उन वर्ड्स को उसके दिमाग की सोच समझ के उसको समझ जाए, उसे हम कहते हैं डीकोडिंग। ओके, तो बी ए की बात को समझ जाएगा, दैट इज़ नोन एज डीकोडिंग। समझने के बाद बी ज़रूर रिप्लाई देगा, बिकॉज रिप्लाई देना इज़ मैंडेटरी इन केस ऑफ कम्युनिकेशन। जब तक आप फीडबैक या जब तक आप रिप्लाई नहीं देते हो तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो फीडबैक देगा तो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन करने का तरीका, या फिर इन चीज़ों को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन चीज़ों से बना है। ओके, एलिमेंट मतलब इस चीज़ों का यूज़ करके बना है। ये इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, एग्जाम में आई थी कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब देखिए, ये पहले तो मीनिंग अंडरलाइन कर लीजिएगा।
यहाँ तक पूरी। एक्टिव इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि हम जो भी मैसेजेस एक दूसरे को भेज रहे हैं, जो भी बात एक दूसरे से कर रहे हैं, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी एक्यूरेट एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। हमें समझ में आनी चाहिए। कि मैंने आपको बताया कि जब एक आदमी अपने ब्रेन की चीज़ों को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है तो सामने वाला ये समझ जाए कि इन वर्ड्स में उसकी कौन सी मंशा छुपी हुई है। तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा है मतलब कम्युनिकेशन इज़ नॉट इफेक्टिव। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आपके दिमाग की बातों को सही तरीके से सामने वाला समझे, क्योंकि वो तो आपके वर्ड सुन रहा है। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग की मीनिंग और एक्टिव लिसनिंग कैसे होती है इसके आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। देखिए ये सब इररिलेवेंट है। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम यही होती है कि इसमें आधी ज़्यादा कहानियाँ लिखी होती हैं, तो ये तो अनइम्पॉर्टेंट है। आप अपने आप इसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग शुड बी क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट। ठीक है, इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट द मैसेज करेक्टली एंड प्रिसाइजली। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आप बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी लिख लेंगे। लिसनिंग स्किल जब जो सुन रहा है वो क्या कैसे सुने, तो वो भी भाई सही से सुने, अटेंटिवली सुने, मैसेजेस को समझे, मिसअंडरस्टूड ना करें। ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट, ये है इसका आंसर। एक्टिव लिसनिंग कैसे हो? नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट हो। एक्टिव लिसनिंग का पहला तरीका, एक्टिव लिसनिंग इज़ एन आर्ट। दूसरा, जेस्चर्स, आप जो बोल रहे हो आपके जेस्चर्स उसी फेवर में हो। ठीक है, आपके हैंड्स एंड फीट्स बोलते समय स्टिल रहे, नहीं कि आप हाथ हिला हिला के बातें कर रहे हो। तीसरा, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द पर्सन टू हुम यू आर टॉकिंग। देन इट्स गिविंग फीडबैक। भाई फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, फीडबैक के बिना आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए वाइल लिसनिंग। ठीक है, ये आप आराम से लिख लेंगे। भाई देखिए मैं हेडिंग्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली। ओके, सिर्फ आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर इतना लिख के मत आ जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा तब मार्क्स मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज़ कैसे हम सुनकर रिप्लाई देते हैं, पूरा एक प्रोसेस। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को सुनना, जैसे मैं सुन रही हूँ कोई बात या आप सुन रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। फिर आप उसे याद रख रहे हैं, दैट इज़ रिमेंबरिंग। इसके बाद आप उस मैसेज को या मेरे मैसेज को एवैल्यूएट करेंगे। एवैल्यूएट मीन्स जज करना कि ये जो बोला जा रहा है ये कितना सही है, किसकी कितनी वैल्यूएबल है ये, या ये इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। जज करना इज़ एवैल्यूएटिंग। एंड लास्ट जब आप रिप्लाई करेंगे दैट इज़ रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। ठीक है, RURER। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं कर देंगे, इट शुड बी जम्बल्ड वे बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, और सिमिलरली ये भी प्रोसेस है, ये भी आपका ऊपर नीचे नहीं हो सकता कि पहले रिसीवर आ गया फिर सेंडर आ गया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप किसी को सुनते हैं तो इस फ्लो में हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम कम्युनिकेशन को रिसीव करते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर उसे याद रखते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर हम उसे जज करते हैं, जज मीन्स एवैल्यूएट करते हैं, फिर हम रिप्लाई करते हैं। दैट इज़ द स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ओके, ये आप कर लीजिएगा स्टेजेस। अब ये देखिए ये फालतू की चीज़ें हैं कि देखिए ये वही वाली चीज़ है जो हमने ऊपर करी है कि एक्टिव लिसनिंग कैसे होगी। डिस्ट्रैक्शन ना हो, आई कॉन्टैक्ट बना के बात करें, जेस्टर्स मैच करें आपके, एंड पे अटेंशन। तो इधर से क्या ऊपर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये सब बैरियर्स हैं, ऑल्दो बैरियर्स तो चलो देख लेते हैं एक बार। बैरियर्स देखिए जब भी किसी से हम बात करते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ की कोई बैरियर हो या हमारी बात सही से हो नहीं पा रही हो, तो हो सकता है। पहला बैरियर बीइंग प्री ऑक्यूपाइड। मान लो हम किसी से कोई हमसे बात करने, हम पहले बहुत किसी काम में उलझे हुए हैं, तो वो जो बोल रहा होगा वो हम अच्छे से रिसीव, रिस्पॉन्ड, ठीक है, एवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, विच मीन्स कि वी आर ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड, दैट्स वाई हम अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। तो ये पहली प्रॉब्लम है अगर आप के पास पहला बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना करने के लिए। दूसरा बैरियर नॉइज़ एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल हम कहीं भीड़ में खड़े हैं, कोई हमसे भीड़ में आगे बात करने, अब भीड़ हो रही है, हमें भी नहीं सुनाई दे रहा है कुछ, उसे भी नहीं सुनाई दे रहा है कुछ, लेकिन हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन में कोई भी यूज़ नहीं है व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ नॉइजी। तो आप ऐसा करें कि शांत जगह पे कम्युनिकेट करें। थर्ड प्रॉब्लम इज़
पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट। देखिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट का मतलब होता है कि जब भी कभी कोई हमसे बात करने आता है और हम उस इंसान को पहले से जानते हैं या हमने उसके बारे में पहले से कोई प्री जुडाइसिस बना के रखे हैं या पहले से ही हमारे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है ये तो फालतू की बात करेगा, तो फिर हम उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं। ओके, दिस इज़ आवर माइंडसेट कि हमने उसके बारे में ऐसी सोच ही बना ली है कि जो भी बात करेगा वो हमारे लिए तो यूज़लेस है। तो पहले से ही किसी के बारे में ऐसा कुछ सोच लेना, दिस ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट्स द कम्युनिकेशन। हो सकता है वो कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने आ रहा हो, बट हम क्योंकि उसको जानते हैं और हम उससे बात नहीं करना चाहते, हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं रहे थे, तो हम उसकी अभी भी किसी भी कम्युनिकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर कुछ भी हो सकता है। आप उस इंसान को पसंद नहीं करते हो, या आपको उससे बात करने का मन नहीं कर रहा है, या उस वक्त आपका मूड ख़राब है जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करोगे। ओके, तो ये 4 बैरियर्स हैं। आपका मन करे तो आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं मन करे तो आप बिना याद किए भी वहाँ पढ़ लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कोई ज़रूरत नहीं है, सब फालतू की चीज़ें हैं। MCQs देख लीजिएगा, ऑल तो बहुत आसान है, ये भी आप कर लेंगे। इसके बाद सेशन 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, सेशन 1 ही इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा फॉर बैंकिंग। सेशन 2 इज़ ऑल अबाउट लेटर्स, इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करें, पंक्चुएशन मार्क कैसे लगाएं। तो हमारे बैंकिंग के लिए, जो हमारा बैंकिंग का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमें सेशन 1 करने की ज़्यादा ज़रूरत है, सेशन 2 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इसको बस एक ओवरव्यू ले लेंगे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जो कि हम मिस कर दें। देखिए, सेशन 2 में क्या होता है कि ये होता है, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। देखिए यहाँ पर आते हैं कि करिए पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स हमें अपने सेंटेंसेस में पंक्चुएशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे। अगर हम बात को ख़त्म करते हैं, देयर शुड बी फुल स्टॉप। पॉज लेते हैं, देयर शुड बी कॉमा। कुछ पूछते हैं, देयर शुड बी क्वेश्चन मार्क। चौंक जाते हैं, देयर शुड बी एक्सक्लेमेटरी मार्क। एंड जब कभी हम किसी चीज़ को, किसी का बिलोंगनेस शो करते हैं, दैन शोज अपॉस्ट्रोफी। ओके, तो ये हो गया पंक्चुएशन। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कोई भी एक सेंटेंस है वो कैसे बनता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड वर्ब से। ठीक है, आपको पता होगा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रोनाउन इज द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही, शी। बार बार हम किसी का नाम नहीं लेते कि राम इज दैट, तो राम इज दिस एंड ही इज़ दैट। तो हम राम की जगह जब कभी ही लगा देते हैं, दैट इज प्रोनाउंस। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर्स, कि शी इज़ वेरी नॉटी, या शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शी इज़ वेरी happy. So these words are describing her, that's why these words are known as adjectives. ठीक है, ये बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको आती होगी, ऑल्दो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए क्या है, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, दिस इज एंड द प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस। आर्टिकल्स का देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, कंजंक्शंस वो जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करें, जैसे कि एंड। प्रेपोजिशंस जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड का रिलेशनशिप बताते हैं, जैसे कैट इज़ ऑन द रूफ, बुक इज़ ऑन द टेबल, राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, इंटरजेक्शंस वही एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, जो आपकी एकदम सडन हैप्पीनेस, सडन सैडनेस, सरप्राइज, एंगर को शो करता है, ये हो गया आपके इंटरजेक्शंस। अब ये प्रैक्टिकल है, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सब फालतू की चीज़ें, बिल्कुल फालतू की चीज़ों तो तुरंत इग्नोर किया करिए। इसे आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो, ये सब कुछ नहीं आएगा। देन कम सेशन 3। अगैन दिस सेशन इज़ ऑल्सो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। राइटिंग सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लेक्स में जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, एक से ज़्यादा आपके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होते हैं और ज़्यादा आपके कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी देखिए कोई सीधा सा सेंटेंस है, ये देखिए, निशा सेल्स अ लैपटॉप। दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंस कि निशा लैपटॉप बेचती है। निशा इज सब्जेक्ट, लैपटॉप एंड सेल्स इज अ प्रेडिकेट। अब देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ वर्ड्स हैं, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट आ गया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको पता होगी, आपने करी होगी इंग्लिश लैंग्वेज में, ये वही है। एक्टिव पैसिव वॉइस आपने करी होगी, ये वही चीज़ है। संजय ब्रोक द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। ठीक है, एक्टिव पैसिव हो गया, सेंटेंसेस, इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो फालतू है एकदम। आगे आएंगे पैराग्राफ क्या होता है हमें ये भी नहीं जानना है। देन कम्स एक्टिविटी, फालतू।
चेक योर प्रोग्रेस, जब कुछ हमने किया ही नहीं तो हम क्या ही चेक करें, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, ठीक। देन कम सेल्फ मैनेजमेंट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अल्टीमेटली जब हम देखेंगे अपने इस यूनिट को, तो उसमें बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको याद करना है सबसे पहले कम्युनिकेशन की मीनिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो नहीं छोड़नी है वो बता देती हूँ, मीनिंग नहीं छोड़नी है, ठीक है। ये प्रोसेस नहीं छोड़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन एक्टिव लिसनिंग के ये नहीं छोड़ने हैं। एक्टिव लिसनिंग कैसे होती है, स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, ये नहीं छोड़ना है। एंड दैट्स इट, हो गया, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये फालतू फालतू की चीज़ें हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं करने की। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें आपको क्या करना है। इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगैन।